नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अब आप सब ने अपना फॉर्म भी फिल कर दिया होगा एडिट करके, जो भी चीज़ें करनी थी, और आप अपनी तैयारी में अब विधिवत लग गए होंगे। ठीक है, आपकी परीक्षा को देखते हुए जिस तरह से क्विक रिवीजन सीरीज हमारा पहले चल रहा था, जिसमें हमने प्राचीन भारत को रिवाइज किया था, हमने मध्यकालीन भारत को रिवाइज किया था, और उसी को अब हम आगे बढ़ाते हुए अब आगे जो हम अपनी चर्चा करने वाले हैं वो आधुनिक भारत की करने वाले हैं। मतलब आगे आपको जो चर्चा देखने को मिलेगी वो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित चर्चा देखने को मिलेगी। और आधुनिक भारत के इतिहास को हम क्विक रिवीजन करेंगे मैक्सिमम 3 वीडियो के माध्यम से। मान के चलिए कि 3 से 4 घंटे के अंतर्गत, मैक्सिमम आप 5 घंटे मान लीजिए, 5 घंटे में जो आपका पूरा पाठ्यक्रम है आधुनिक भारत का इतिहास, उसको हम समग्रता से समाप्त करेंगे। और आधुनिक भारत का इतिहास जब हमारा समाप्त होता है तो उसके बाद हम फिर साइंस, जो एक बहुत महत्वपूर्ण आप कह सकते हो पहलू है आपके लिए, उसकी चर्चा को हम प्रारंभ करेंगे। तो विशेष रूप से जो आज आपकी चर्चा देखने को मिलेगी, आधुनिक भारत से संबंधित चर्चा आपको देखने को मिलेगी। और आज की इस विशेष कक्षा में हम प्रयास कर रहे हैं आधुनिक भारत का समग्रता से रिवीजन करने का। और आज यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर विभिन्न गवर्नर जनरलों तक की चर्चा हम देखेंगे, जो भी हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हमारे संबंधों में महत्वपूर्ण है, उनकी चर्चा हम करेंगे। और उसके बाद कल की जो चर्चा होगी वो धन के बहिर्गमन सिद्धांत से समाप्त होगी, और जहां तक हम 1-1.5 घंटे में कवर कर पाएंगे उन चीज़ों को हम करेंगे। तो मैक्सिमम 5 घंटे आपको मान के चलने हैं कि अधिकतम 5 घंटों में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटों के अंदर आपका समग्रता से विधिवत तरीके से आपका रिवीजन, पूरा का पूरा रिवीजन आपका देखने को मिल जाएगा, पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। तो चलिए चर्चा को शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से। और सबसे पहले विभिन्न यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित चर्चा हम करते हैं कि किस प्रकार से सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद फिर ये क्रम बना रहा, और पुर्तगाल हो गया, डेन हो गया, अंग्रेजी हो गया, इसके बाद फ्रांसीसी हो गए। किन प्रकार से ये 5 प्रमुख जो व्यापारिक कंपनियां थी वो भारत में आई। और साथ ही साथ यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन 5 प्रमुख व्यापारिक कंपनियों में किसकी स्थापना पहले हुई है, इनके स्थापना के क्रम को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी को नमस्कार। बिहार राज्य विशेष के क्विक रिवीजन का जो पाठ्यक्रम चल रहा था, जिस प्रकार से हम क्विक रिवीजन के माध्यम से विभिन्न विषयों को देख रहे थे, उसी के क्रम में आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास की। आपने देखा था कि प्राचीन भारत का जो इतिहास था उसको क्विक रिवीजन के माध्यम से हमने समाप्त किया था। हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास को क्विक रिवीजन के माध्यम से समाप्त किया था। और उसी प्रकार से आज हम आगे बढ़ते हुए इसमें हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। और आधुनिक भारत के इतिहास की जो चर्चा है, इसमें आपको समग्रता से आपको 2 वीडियो मिलेगी, और 2 वीडियो के माध्यम से जो भी इनकी अवधि होगी, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जो भी अवधि होगी, इस अवधि के माध्यम से हम आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको क्विक रिवीजन की दृष्टि से हम समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले जो आधुनिक भारत का इतिहास की जब हम बात करते हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है? यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से। तो आज की जो हमारी चर्चा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, चीज़ों को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है। इस कक्षा की जो पीडीएफ है, बार बार कहता हूँ, पीडीएफ के लिए बहुत सारे बच्चे जुड़ भी गए हैं टेलीग्राम ग्रुप से। जिनको अभी नहीं पता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है। उस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक के माध्यम से आप हमारे पीडीएफ वाले सेक्शन से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित चर्चा को देखते हुए हम अपने आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 2 वीडियो होगी, और इन 2 वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास का क्विक रिवीजन करा दिया जाएगा, ये मेरा प्रयास है। तो चलिए एक एक करके अब चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहली बात आती है, जब हम यूरोपीय कंपनियों की बात करते हैं, सबसे पहली बात आती है पुर्तगालियों की। ठीक है, पहली बात किसकी आती है? पुर्तगालियों की आती है। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो पुर्तगालियों से संबंधित चर्चा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब पुर्तगालियों से संबंधित चर्चा आपको देखने को मिलेगी तो आपको पता होगा
सबसे पहले वास्को डिगामा नामक व्यक्ति 1498 ईस्वी में, वर्ष भी याद रहना चाहिए, ये वर्ष भी पूछा जाता है। वास्को डिगामा नामक व्यक्ति 1498 में भारत में आया था। कैसे आया था? भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करते हुए ये आया था। किसकी सहायता से आया था, यह भी कई बार पूछा जाता है। तो इनका नाम है अहमद इब्न मजीद, इनकी सहायता से ये भारत में आए थे। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे बात हो रही है वास्को डिगामा की। तो वास्को डिगामा जो था, इसका जब स्वागत किया गया, जब भारत में ये पहुंचा, कहाँ पर पहुंचा? कालीकट पहुंचा। तो कालीकट के बंदरगाह पर यहाँ के तत्कालीन शासक जैमोरिन द्वारा जो है इसका स्वागत किया गया था, यह आपको पता होना चाहिए। अब वास्को डिगामा क्यों आया था? एक प्रकार से जो भारत आया था, नए रास्तों की, नए क्षेत्रों की खोज करते हुए आया था। ठीक है, तो यहाँ शासन करने के लिए तो आया नहीं था। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ से काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफे की प्राप्ति की। यहाँ से जब ये वापस जाने लगा तो अपने साथ ही ये काली मिर्च लेकर गया था, और जो ये काली मिर्च लेकर अपने देश वापस लौटा था, तो इसको जो मुनाफा हुआ था ये लगभग 60 गुना हुआ था। और जब 60 गुना मुनाफा हुआ तो वहाँ के जो अन्य लोग थे, पुर्तगाली में जो अन्य लोग थे, जो इस तरह की सामुद्रिक यात्राएं कर रहे थे, जो इस तरह की व्यापारिक कंपनियां थीं, उनके द्वारा भी भारत पर ध्यान दिया जाने लगा, क्योंकि ये जो सौदा था ये काफ़ी मुनाफे वाला था। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो व्यक्ति आता है वास्को डिगामा की, यदि बात करें तो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर था, जो 1505 ईस्वी में भारत आया था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा का नाम आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर थे, जो 1905 में भारत आए थे। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने किस पॉलिसी को आगे बढ़ाया, या दूसरे शब्दों में पूछ लिया जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी, ये ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा शुरुआत की गई, किसके द्वारा आगे बढ़ाई गई? ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? कई बार प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, और मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि जब भी आप अध्ययन करें किसी विषय वस्तु का, तो आपके साथ प्रश्न पत्र अवश्य होना चाहिए। कुछ भी आप पढ़ो, आपके पास प्रश्न पत्र अवश्य होना चाहिए। और ये जो प्रश्न पत्र हैं, ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के आपके पास हमेशा होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, आपने पढ़ लिया। विशेष रूप से यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लेकर बैठने चाहिए। केवल बीपीएससी के नहीं, बल्कि किसी भी राज्य विशेष का प्रश्न जो इस टॉपिक से आया हो, यहाँ तक कि आईएएस में पूछा गया प्रश्न जो इस टॉपिक से आया हो, आप उसको लेकर बैठ सकते हैं। प्रश्न पत्र यदि आपके पास नहीं है, कहाँ से मिलेगा? आपको पूर्वालोकन खरीद लेना चाहिए। घटना चक्र की पूर्वालोकन आती है, और ये जो पूर्वालोकन होती है ये विषयवार होती है। ठीक है, तो इस पूर्वालोकन को आप खरीद सकते हैं, और इस पूर्वालोकन में आपको सिर्फ बिहार के ही प्रश्न नहीं मिलेंगे, बल्कि कई अन्य राज्यों के भी प्रश्न आपको इस पूर्वालोकन में देखने को मिलेंगे। तो पूर्वालोकन, क्योंकि ये चैप्टर वाइज होता है, टॉपिक वाइज होता है, आप उसमें खोल लीजिए यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। अब उसमें जो 40 से 50 प्रश्न दिए हुए हैं, उनको आपको तब हल करना है जब यहाँ से क्विक रिवीजन के माध्यम से आप इसको देख लेते हैं। यदि देखने के बाद प्रश्न हल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं वो चीजें बेहतर है, आपको पढ़ना चाहिए। यदि प्रश्न नहीं हल हो रहे हैं, तो जो मैं पढ़ा रहा हूं गलत पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ना चाहिए। तो किसी भी अध्यापक, कोई भी अध्यापक कुछ भी आपको पढ़ा रहा है, जब तक आप विगत वर्षों के प्रश्नों को नहीं हल कर पा रहे हैं, तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसके द्वारा बेहतर चीजें दी जा रही हैं। ठीक है, तो प्रत्येक अध्यापक का मूल्यांकन आपको अवश्य करना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और यदि आप मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन करते हुए चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी, आपको फायदा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले तथ्य को देखते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, ये फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा द्वारा आगे बढ़ाई गई थी। मतलब
ब्लू वाटर पॉलिसी जो शुरुआत की गई थी ये फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा द्वारा शुरुआत की गई थी। इसी को शांत जल की नीति भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति के प्रतिपादक कौन है, तो आपको फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा का नाम आपको बताना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के बाद जो अगला व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है वो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इनका भी नाम आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगला नाम आपका आ जाता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इनके बारे में क्या है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। मतलब भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क को माना जाता है, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। 1510 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को किसने छीना था, तो आपको बताना है कि अल्फांसो दा अल्बुकर्क ने छीना था। यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने और क्या किया, मलक्का व हॉर्मुज जो जल संधियां हैं उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया। इन्होंने कोचीन में प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का भी निर्माण कराया। कब? 1503 में। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी आपको इनके बारे में होना चाहिए कि प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का जो निर्माता है वो बोला जाता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क को। इनका नाम आपको याद रखना है। इनका नाम विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, 3 लोगों की बात हमने कर लिया। किसकी हमने बात किया? पहला हमने बात किया वास्को डी गामा की, फिर हमने बात किया फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा की, फिर हमने बात किया अल्फांसो दी अल्बुकर्क की। 3 लोगों की हमने बात कर लिया। अब बात आती है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, ये तो हो गया आपका, समझ लीजिए, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित। अब जो बात हो रही है ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से है। इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि जब हम व्यापारिक कंपनियों की बात करते हैं उस समय काल की, तो दूसरे नंबर पर आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभिक वर्ष की यदि हम बात करें तो 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दिसंबर वर्ष 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र जो है प्रदान किया गया, और ये जो अधिकार पत्र दिया गया ये 15 वर्षों के लिए दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखना है कि सबसे पहले वर्ष 1600 ईस्वी में दिसंबर में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया गया था, और कितने वर्षों तक के लिए दिया गया था? 15 वर्षों के लिए दिया गया था। यह आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मूसलीपट्टम में स्थापित किया गया था, और तत्कालीन जो मुगल बादशाह थे वहां पे वो जहांगीर थे। तो याद रखना है कि जब कंपनी ने 1611 ईस्वी में पहला अपना शब्द याद रखिएगा अस्थायी कारखाना मूसलीपट्टम में खोला था, तो उस समय शासक कौन थे? उस समय शासक जहांगीर थे। याद रखिएगा यहाँ पे क्या बात हो रही है? अस्थायी कारखाना की बात हो रही है। इसको भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि 1611 में सबसे पहले यहाँ पे अस्थायी कारखाना खोला गया था। अस्थायी कारखाना खोले जाने के बाद आप जानते हैं 1613 ईस्वी का काल आता है। इसमें नोट नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद 1613 ईस्वी का काल आता है, और 1600 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा यदि हम बात करें तो पहले अस्थायी कारखाना का आप कह सकते हो कि पहला अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया, और पहला अस्थायी कारखाना जो स्थापित किया गया ये सूरत में स्थापित किया गया। इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो यदि आपसे पूछा जाए पहला अस्थायी कारखाना कहाँ खोला अंग्रेजों ने, तो जवाब होगा 1613 ईस्वी में सूरत में। यदि पूछ लिया जाए कि पहला अस्थायी कारखाना अंग्रेजों ने कहाँ खोला, तो जवाब होगा 1611 ईस्वी में। कहाँ पर? मूसलीपट्टम में। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद यदि हम बात करते हैं तो बात आती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम देख लेते हैं। एक एक करके जितनी भी
यूरोपीय कंपनियां थी जो भारत में एक प्रकार से व्यापारिक उद्देश्यों के लिए आई थी, सबके बारे में हमें जानना है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की अब हम बात कर रहे हैं। इसकी कंपनी का मूल नाम है कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस, ये नाम आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना वर्ष 1664 ईस्वी में हुई थी और इनके संस्थापक की यदि हम बात करें तो लुई 14वें के मंत्री थे जिनका नाम था कालवर्ट। इनका नाम आपको याद रखना है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक सदस्यों में कालवर्ट का नाम आता है जो लुई 14वें के मंत्री हैं। निर्माण की यदि हम बात करें तो राज्य द्वारा इसका निर्माण किया गया था। खर्च हेतु जो धन दिया जाता था राज्य द्वारा दिया जाता था और 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो अभियान दल के साथ भारत आया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो अभियान दल के साथ भारत आया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। जिन्होंने पढ़ा होगा निश्चित रूप को आपको याद आ रही होंगी चीजें, और जब याद आ रही हो रही होंगी चीजें तो आपको बहुत ही बेहतर लग रहा होगा। आप जब कोई चीज पढ़े रहते हैं और उसी का रिवीजन होता है तो बहुत ही खुशी हमें होती है कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो हमें याद हैं। ठीक है, तो नहीं याद है तो यहां से याद करने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि 1668 ईस्वी में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की स्थापना की गई, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आता है 1669 में, तो 1669 में क्या हुआ, मुसलीपट्टम नामक स्थान पर दूसरी फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई, कोठी स्थापित की गई, ये दोनों आपको याद रखने हैं। तो 1668 ईस्वी में सबसे पहले सूरत में प्रथम, इसके बाद 1669 ईस्वी में दूसरा आपको मुसलीपट्टम में आपको देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। आगे बढ़ते हैं तो महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उनके बारे में अब हम देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें पता होना चाहिए और यहीं से डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं आइए देखते हैं। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न कई बार बनते हैं तो इसको हमें ध्यान में रखना है, ध्यान से चीज़ों को लेकर चलना है। जैसे अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के साथ पर सुतातूनी या सुतनौती का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख कौन था। ठीक है, बोला जा रहा है कि अंग्रेजों के लिए जो व्यापार केंद्र था, अंग्रेजों के लिए व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतातूनी या सुततौनी का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख कौन था, जाब चारनाक। और जाब चारनाक के बारे में आपको बताया जाता है कि कलकत्ता नगर के जो संस्थापक हैं उसको भी जॉब चारनाक माना जाता है। तो कलकत्ता नगर के संस्थापक के रूप में भी जॉब चारनाक को माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो जिनको नहीं दिख रहा है, कोई समस्या है कि भाई पीडीएफ में क्या लिखा है स्पष्ट नहीं दिख रहा, नहीं परेशान होना है। हमें क्या ध्यान देना कि पीडीएफ तो हमें मिल रही है, ठीक है, पीडीएफ हमें मिल रही है, कुछ जगह कमियां है वो मैं यहाँ पे करेक्ट करा दे रहा हूं। तो पीडीएफ जब मिल रही है वहां से देख लेना है, यहाँ पर सिर्फ सुनने का प्रयास करना है जिनको चीजें स्पष्ट नहीं दिख रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पूछा जाता है कि कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश के तहत कब सम्मिलित हुआ। तो कोच्चि 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत सम्मिलित हुआ। इसके बाद अगला यदि पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी शासन काल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारतीय राज्य कौन सा था, तो नाम आता है बिहार। और जो बिहार वाले हैं, बिहार पीएससी वाले, याद कर लीजिएगा कि अंग्रेजी शासन काल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारतीय जो राज्य था वह था बिहार, ये आपको पता होना चाहिए। अगला, पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था। इनका नाम था थॉमस बेस्ट। इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए कि किस अधिकारी ने स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को हराया था, उसका नाम था थॉमस बेस्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी। ये पुर्तगाली थे जो इन्होंने ऊतापात मचाया हुआ था उस दौरान। तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाली यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आने का क्रम क्या है, कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, दूसरे नंबर पे थे डच, तीसरे नंबर पे थे अंग्रेज, चौथे पे थे डेन और लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे लास्ट में भारत से गए कौन, इनमें से इन शक्तियों में से सबसे लास्ट में भारत से कौन गया, तो आपको याद रखना है कि इन शक्तियों में से यदि हम बात करें सबसे लास्ट में कौन गया
तो आपको ध्यान आना चाहिए कि सबसे लास्ट में इन शक्तियों में से जो गए थे उनका नाम था पुर्तगाली। कब गए थे, अभी इसकी चर्चा आगे देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब यहां पे आ गया परीक्षा उपयोगी तथ्य, ठीक है, परीक्षा उपयोगी दृष्टि। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, भारत में जैसे मैंने भी बोला कि भारत में सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। सबसे लास्ट में कौन गए, पुर्तगाली। तो याद रखना है, पुर्तगाली 1498 में सबसे पहले भारत आए थे और 1961 में ये भारत छोड़कर गए। तो भारत आने वाली सबसे पहली शक्ति और भारत से जाने वाली सबसे अंतिम शक्ति कौन है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये शक्ति है पुर्तगाली, ये आपको पता होना चाहिए। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र किसने स्थापित किया, तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, ये आपको पता होना चाहिए। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहां स्थापित की, कन्नूर में स्थापित की। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट किया किसने, मुगल बादशाह शाहजहां ने नष्ट किया। यह भी कई बार पूछा जाता है कि हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से किस शासक द्वारा नष्ट किया गया, तो आपको जवाब देना है कि मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा ये नष्ट किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है मछलीपट्टनम की। इसके बारे में आपको बता दें कि प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना स्थल यही है, मछलीपट्टनम। पीपली की यदि हम बात करें तो डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी जो स्थापित की गई थी वो पीपली में 1627 में स्थापित की गई थी, इसको भी याद रखना है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, उनको अलग लिख दिया गया है, उनसे आपको ध्यान देना है, उन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य तथ्यों को हम देखते हैं। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कुछ महत्वपूर्ण, कुछ नए तरीके से। ठीक है, यहां पे विभिन्न, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, ठीक है, यहां तक कि आईएएस की परीक्षा में भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं कि जो भी विभिन्न यूरोपीय कंपनियां थी उनमें स्थापना वर्ष का जो क्रम है वो क्या है। मतलब विभिन्न यूरोपीय कंपनियों के स्थापना वर्ष का जो क्रम है वो क्या है, वो आपको बताना है। यहां पे यदि आप बात करें तो 1498 ईस्वी की यदि हम बात करते हैं तो एस्तादो द इंडिया मतलब पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें, दूसरी कंपनी कौन सी थी इस क्रम में, तो दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी ये 1599 में हुई थी। तो यदि कहने का मतलब है, ये इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है कि यदि आपसे किसी परीक्षा में विभिन्न कंपनियों के स्थापना क्रम के बारे में पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी कंपनी पहले स्थापित हुई, इनमें से कौन सी कंपनी बाद में स्थापित हुई, तो आप उसके लिए तैयार रहें, यही प्रयास हमारा है। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पर यदि हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर बात आती है डचों की। वेरिंग दी ओस्ट इंडीज कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तीसरे स्थान पर 1602 में हुई थी। फिर बात आती है 1616 में किसकी स्थापना हुई, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1616 में। और सबसे लास्ट में 1664 में किसकी स्थापना हुई, कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस मतलब फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना सबसे बाद में हुई। अब यहाँ पे एक तथ्य है जो आपको याद कर लेना चाहिए। क्या तथ्य याद कर लेना चाहिए, सबसे पहले आप जानते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कौन आया था भारत में, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, सबसे पहले भारत में आए पुर्तगाली। दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें कौन आया, तो दूसरे नंबर पर आपको पता होना चाहिए कि भारत आने वाले क्रम में डच हैं, इसके बाद अंग्रेज हैं, तो दूसरे नंबर पर डच आए, तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए, ठीक है, इसके बाद डेन आए चौथे नंबर पर, और लास्ट में आए फ्रांसीसी। अब इन देशों की कंपनियों के स्थापना की बात करें तो जैसे आपने देखा पुर्तगाली कंपनी की स्थापना सबसे पहले हुई थी। ठीक है, पुर्तगाली कंपनी के बाद 1599 में किसकी स्थापना हुई, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो कहने का मतलब है यदि आपसे इनके आगमन के बारे में बात करें तो ये क्रम आपका बनता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कंपनियों की स्थापना के क्रम में, तो सबसे पहले आपका आएगा पुर्तगाल, दूसरे नंबर पर आएगा अंग्रेज, ठीक है, इंग्लिश, तीसरे नंबर पर आएगा डच, चौथे नंबर पर आएगा डेन और पांचवें नंबर पर आएगा फ्रांसीसी। कहने का मतलब पूरा क्रम सही है, लेकिन गलत कहां पे हो रहा है,
मतलब थोड़ा सा अंतर इस क्रम में कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ यहीं पे हो रहा है। तो याद रखना है, जब कंपनियों की स्थापना की बात किया जाए कि इनकी कंपनियों की स्थापना कब हुई, उसका सही क्रम लगाएं, तो आपको याद रखना है पुर्तगालियों के तुरंत बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को रखना है। लेकिन जब आपसे पूछ लिया जाए कि इनके आगमन का क्रम क्या है, तो आगमन के क्रम में पुर्तगाली के बाद डच आते हैं, डच के बाद अंग्रेज आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जबकि कंपनियों की स्थापना के क्रम में पहले अंग्रेज हैं फिर डच है। तो ये दोनों चीजों को याद कर लीजिएगा। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जाए आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको बताएं। अब यहाँ पे बहुत सारी महत्वपूर्ण संधियों के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। और इस महत्वपूर्ण संधि के बारे में हम देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण संधि है और किस प्रकार से हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ पे बात जो की गई है महत्वपूर्ण संधियों में, यदि हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है इलाहाबाद की संधि की, ठीक है। सबसे पहले इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी, आप सबको पता होगा, प्रथम संधि और द्वितीय संधि। प्रथम संधि की यदि हम बात करें तो 12 अगस्त तिथि पूछा जाता है, 12 अगस्त 1765 तिथि याद रखना है हमें। पक्ष क्या था, अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। तो कहने का मतलब है कि इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई वो अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई। इलाहाबाद की द्वितीय संधि की यदि हम बात करें तो अंग्रेज और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। कब हुई थी, 4 दिन बाद 16 अगस्त को। तो इलाहाबाद की दोनों संधियां याद रखनी। क्या याद रखनी है, डेट पूछा जाता है लेकिन डेट से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किनके मध्य हुई थी। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि की यदि हम बात करें अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि की बात करें तो अंग्रेज और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी, आपको पता होना चाहिए। ये तो हो गई बात इलाहाबाद की संधि की। इसके बाद मंगलौर की संधि पूछी जाती है अक्सर। मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी, किसके मध्य, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद पूछा जाता है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि की बात करें तो 1782 में हुई थी, अंग्रेज और मराठों के बीच हुई थी। इसके बाद मद्रास की संधि आपको याद रखना है। मद्रास की संधि जो है किसके मध्य हुई थी, हैदर अली और अंग्रेज के मध्य हुई थी। कब हुई थी, 1769 ईस्वी में। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ महत्वपूर्ण संधियां थी उसकी बात यहाँ पे की गई है, जैसे इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि, सालबाई की संधि, मद्रास की संधि। अब इनमें एक प्रश्न क्या बन सकता है कि इनका क्रम पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी संधि सबसे पहले हुई है। तो इनमें यदि आप देखोगे तो सबसे पहले जो संधि हुई है वो हुई है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि सबसे पहले हुई है 1765 में, और 1765 के बाद दूसरे स्थान पे आता है मद्रास की संधि, जब 1769 में मद्रास की संधि हुई। और 1769 में मद्रास की संधि के बाद यदि हम देखें तो तीसरे स्थान पे आता है सालबाई की संधि जो 1782 में हुई, और चौथे स्थान पे आता है मंगलौर की संधि, ये आपको पता होना चाहिए। तो विशेष रूप से जो संधियां हैं, सबसे पहले संधियों में हमें पता होना चाहिए किनके बीच हुई है, ठीक है। किनके बीच यदि हुई है ये हमें पता है, तो साथ ही साथ वर्ष भी हमें याद रखने की कुछ महत्वपूर्ण संधियों की जरूरत है। तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में, मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में, सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में, मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में। मद्रास की संधि हुई थी हैदर अली अंग्रेजों के बीच, सालबाई की संधि अंग्रेज और मराठों के बीच, मंगलौर की संधि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच, इलाहाबाद की संधि अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य प्रथम, और अंग्रेज और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य द्वितीय, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष हुआ था, सबको पता है, और अंग्रेज फ्रांसीसी जो संघर्ष है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले आप जानते हो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था, और कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1746 से 1748 के मध्य। इसका तात्कालिक कारण क्या था, अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना। तो कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार करने की प्रतिक्रिया के स्वरूप ये युद्ध हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और युद्ध ये समाप्त भी हुआ था कब, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र एक्स ला सापेल की संधि जब हुई थी, कब, 1748 ईस्वी में। और यहीं से एक्स ला सापेल की संधि जब हुई थी तो इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि ये जो युद्ध था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का, ये समाप्त हुआ था। तो एक्स ला सापेल की संधि आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद बात आता है वांडीवास का युद्ध।
वांडीवास का युद्ध जो था ये भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। समय 1760 ईस्वी में। नेतृत्व किसने किया था? आयरकूट ने किया था नेतृत्व अंग्रेजी सेना का। काउंट डी लाली ने किया था फ्रांसीसी सेना का, ये आपको पता होने, काउंट डी लाली नाम था इनका, काउंट डी लाली ने किया था फ्रांसीसी सेना का। तो याद रखना है वांडीवास का जो युद्ध था विशेष रूप से 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था आयरकूट ने, सर आयरकूट ने, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था काउंट डी लाली ने, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें परिणाम क्या हुआ था? इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो विशेष रूप से दो संधियां आपको याद रखनी है यदि हम इसकी बात करें तो। सबसे पहले एक्स ला सापेल की संधि अवश्य याद रखनी है, इसको तो कभी नहीं भूलना है। एक्स ला सापेल की संधि आपको कभी नहीं भूलना है। वर्ष भी आपको याद रखना है कि ये 1748 में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रथम प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र जैसे सूरत, मछलीपट्टनम, चिनसुरा, नागपट्टनम, अहमदाबाद, कोचीन, भरूच, पीपली, ये कुछ महत्वपूर्ण डच व्यापारिक केंद्र थे, उतने महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि मुख्य परीक्षा में कुछ इस तरह का आता है तो व्यापारिक केंद्रों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसको बताएं। अब यहाँ पे चीजें और विधिवत दी गई हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण वर्ष दिए गए हैं, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण वर्ष की बात यहाँ पे की गई है। अब इन महत्वपूर्ण वर्षों में यदि हम बात करें तो आपको कुछ जानकारियां यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहली बात आप देखते हो कि 1529 से 1538 ईस्वी, ठीक है, ये क्या महत्वपूर्ण वर्ष है? इस समय नीनो डी कुन्हा जो है ये पुर्तगाली गवर्नर बनकर आए थे, ये आपको पता होना चाहिए। 1529 से 1538 इनका नाम काफी महत्वपूर्ण है। वर्ष 1505 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा इस समय में यदि हम बात करें तो अंजीदीव और कन्नानूर या कन्नूर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण कराया गया था। तो 1505 याद रखना है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण कराया गया था। कहाँ पे? अंजीदीव और कन्नानूर में। वर्ष 1661 क्यों याद रखना है? क्योंकि मैनुअल एंटोनियो वाटसालो ए सिल्वा ये गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल बना था। और साथ ही साथ याद रखना है पुर्तगाली शक्ति का भारत से पलायन भी इसी समय हुआ था। तो यह हमें याद रखना है कि भारत में आने वाली प्रथम शक्ति पुर्तगाली थी और जाने वाली प्रथम शक्ति पुर्तगाली सबसे लास्ट में थी। और 1661 ईस्वी में मैनुअल एंटोनियो वासालो ए सिल्वा ये इस समय पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे जब पुर्तगाली शक्ति भारत से वापस गई थी। साथ ही साथ 1534 ईस्वी आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि गियासुद्दीन महमूद जो कि बंगाल के शासक थे, इनके द्वारा सतगांव और चटगांव में पुर्तगालियों को व्यापारिक जो गतिविधियां हैं, फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। तो वर्ष कुछ याद रखने जरूरी होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात आती है वर्ष 1661 की। वर्ष 1661 महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। क्यों घटनाक्रम है महत्वपूर्ण? क्योंकि इस दौरान पुर्तगालियों से जो है वो बंबई चला गया था। कैसे चला गया था? क्योंकि यहाँ पे चार्ल्स द्वितीय जो थे ये इंग्लैंड के सम्राट थे और इनकी शादी हुई थी कैथरीन से, और कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी थी, जिसके चलते, इस विवाह के चलते दहेज में बंबई जो है ये चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हो गया था। कब? 1661 ईस्वी में, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इन्होंने क्या किया कि 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया। ये आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब जो 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन से विवाह करने के उपरांत बंबई प्राप्त हुआ था, उसको 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय द्वारा 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया गया। यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कुछ विशेष तथ्य, जैसे कि रणजीत सिंह ने तोपों, गोला और बारूद बनाने के कारखाने कहाँ स्थापित किए थे? लाहौर और अमृतसर में। दूसरा, आमेर के सवाई जय सिंह ने इक्यूलिड के रेखा गणित के तथ्यों का अनुवाद किस भाषा में कराया था? संस्कृत भाषा में। तीसरा, श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु धन देने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? टीपू सुल्तान। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवाई को समाप्त कब किया था? वर्ष 1818 में।
अगला, द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से किसने किया था? जॉर्ज एलन द्वारा किया गया था। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि 1878 ईस्वी में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित की गई पत्रिका कौन सी थी? अमृत बाजार पत्रिका। यह भी आपको पता होना चाहिए। ये फैक्ट हैं कुछ जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि आमेर के सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का किस भाषा में अनुवाद कराया? संस्कृत भाषा में। श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति स्थापित करने के लिए धन किसने दिया? टीपू सुल्तान ने। पेशवाई को समाप्त किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। इसके साथ साथ रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के प्रभावों से बचने के लिए कौन सी पत्रिका थी जो रातों रात हिंदी से अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर दी गई? वो थी अमृत बाजार पत्रिका। इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अब हम आ गए हैं उस समय काल में जब अंग्रेजों का जो शासन था वो सीधे के सीधे जो कंपनी का शासन था वो क्राउन द्वारा चलाया जाने लगा था। तो इसमें आपको पता होगा राजसी उपाधि अधिनियम 1876 में पारित किया गया था ब्रिटिश संसद द्वारा, और इस दौरान प्रावधान किया गया कि महारानी विक्टोरिया जो हैं ये भारत की सामग्री नियुक्त की जाएंगी। इसी के साथ साथ विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित किया गया। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रस्तुत किया गया था। हालांकि तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कैनिन के द्वारा इसको अधिनियमित किया गया था। तो यह भी आपको याद रखना है। तो लॉर्ड कैनिन ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को अधिनियमित किया था, जबकि उसको प्रारूपित और प्रस्तुत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब बात आ जाती है बंगाल के नवाब और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है। अब बंगाल के नवाब और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बारे में हम देखते हैं कि क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है बंगाल के नवाब और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बारे में। सबसे पहले बात आती है मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ये कहाँ से संदर्भित है? मुर्शीद कुली खां संबंधित है बंगाल से। तो मुर्शीद कुली खां का नाम सबसे पहले आता है। और मुर्शीद कुली खां के संबंध में आपको देखने को मिलता है ये शासक थे, यहाँ के नवाब थे। अंतिम गवर्नर कौन था इस समय? अंतिम गवर्नर मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त किए गए थे। तो याद रखना है, मुर्शीद कुली खां मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त किए गए थे। इजारा व्यवस्था भूमि बंदोबस्त में प्रारंभ की गई थी इनके द्वारा, और इनके द्वारा राजधानी को ढाका से मकसूदाबाद या मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मुर्शीद कुली खां इनका नाम आपको याद रखना है, और ढाका से मुर्शिदाबाद जो राजधानी थी वो इन्हीं के समय में स्थापित की गई थी। दूसरा नाम आता है अली वर्दी खां। 1740 से 1756 की बात होती है। यूरोपीय शक्तियों की तुलना मधुमक्खियों से इन्होंने की थी। इनका प्रसिद्ध कथन था, यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी, और यदि छेड़ दिया जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगी। ये शहद है, शहर लिखा है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मतलब अली वर्दी खां, कथन पूछा जा सकता है कि किसका कथन है कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी, और यदि छेड़ दिया जाए तो काट काट कर मार देंगी। ये किसका कथन था? ये कथन है अली वर्दी खां का। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अली वर्दी खां के बाद जो अगला नाम आता है वो आता है सिराजुद्दौला का। उसके बारे में देख लेते हैं। अगला नाम आता है सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला के बारे में यदि हम बात करें तो 1756 से 1757 मात्र 1 वर्ष का शासन था। अली वर्दी खां का दैहित्य एवं उत्तराधिकारी था। ये ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव से ये परास्त हुए थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नाम आता है मीर कासिम का। मीर कासिम 1760 से 1763 तक के ये शासक थे। अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में सबसे योग्य थे। पूर्णिया तथा रंगपुर का फौजदार इनको पूर्व में नियुक्त किया गया था। राजधानी इन्होंने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी। सेना का जो गठन था वो यूरोपीय पद्धति पर निश्चित किया गया था। मुंगेर की यदि हम बात करें तो तोपों तथा तोड़दार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से ये परास्त हुए थे। ये आपको पता होना चाहिए। तो मीर कासिम बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से परास्त होने वाले शासक थे। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आता है बक्सर के युद्ध की भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जो अभी छूटे हैं, इनकी बात हम कर लेते हैं। जैसे
पलासी, जिसका वर्तमान नाम है पलासी का युद्ध जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य के नादिया जिले में स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पलासी का जो मैदान है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बताना है कि ये भागीरथी के किनारे स्थित है। दूसरा, कंपनी द्वारा नियुक्त 2 उप दीवान जो थे उनका नाम था मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए, राजा सिताब राय बिहार के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। और बिहार के लिए बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कम से कम इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कंपनी द्वारा जो 2 उप दीवान नियुक्त किए गए थे उनमें से एक थे मोहम्मद रजा खान जो बंगाल के लिए थे, एक थे राजा सिताब राय जो बिहार के लिए थे। और आपसे यदि पूछा जाए कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो कौन था, तो आपको बताना है मीर जाफर, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम शाह आलम द्वितीय की। शाह आलम द्वितीय की चर्चा अभी आपने पढ़ी होगी, जब इलाहाबाद की संधि आपने देखा था तो इलाहाबाद की संधि के समय शाह आलम द्वितीय की भी बात हुई थी। तो शाह आलम द्वितीय की यदि हम बात करें तो इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद की घटनाक्रम इनसे संबंधित है। अंग्रेजी संरक्षण में ये दे दिए गए थे, इलाहाबाद में इनको रखा गया था। अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र में शाह आलम को दे दिए गए थे। ठीक है, इसके साथ साथ 12 अगस्त 1765 का फरमान था कि कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थानीय रूप से प्रदत्त की जाए। कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन प्रतिवर्ष दी जाएगी, यह भी घोषणा की गई थी। तो यह भी आपको पता होना चाहिए शाह आलम द्वितीय के बारे में। शाह आलम द्वितीय आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। बक्सर के यदि युद्ध की बात करें, क्योंकि बक्सर के युद्ध की चर्चा इस पीडीएफ में नहीं है, तो बक्सर के यदि युद्ध की बात करें तो आप जानते हो पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी के युद्ध के बाद 22 अक्टूबर 1764 को, कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। और जो बक्सर का युद्ध था ये महत्वपूर्ण था अंग्रेजी शक्ति को स्थापित करने के संदर्भ में। और इस समय मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेजी सेना के विरुद्ध हुआ था। किसके किसके विरुद्ध हुआ था? शुजाउद्दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय, ये एक तरफ थे। शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय एक तरफ थे इनकी तिकड़ी, दूसरी तरफ थी अंग्रेजी सेना। और ये युद्ध यहाँ पे संपन्न हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि इस समय सेना की कमान किसके पास थी, तो इस समय सेना की कमान थी मेजर हेक्टर मुनरो के पास। ठीक है, अंग्रेजी तरफ से मेजर हेक्टर मुनरो के पास कमान थी। भारतीयों की तरफ से यदि हम बात करें तो मीर जाफर के पास कमान थी। तो मीर जाफर बनाम हेक्टर मुनरो ये युद्ध था और इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये दोनों युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ वर्ष दोनों के याद होने चाहिए, किनके विरुद्ध हुए थे ये भी आपको याद आना चाहिए। अब हम पहुंच गए हैं क्षेत्रीय राजाओं पे और हम बात करने वाले हैं पंजाब और मैसूर के बारे में। जब हम पंजाब की बात करते हैं तो महाराजा रणजीत सिंह का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है, और महाराजा रणजीत सिंह के बारे में ही सबसे पहले देखने वाले हैं। रणजीत सिंह की जब हम बात करते हैं, महाराजा रणजीत सिंह की विशेष रूप से बात करते हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि इनका जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ था। शुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर इनका जन्म हुआ था। अमृतसर की यदि हम बात करें तो अमृतसर की जो संधि हुई थी ये महाराजा रणजीत और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ कई बार पूछा जाता है कि चिनाब नदी में गिरी जमान शाह की तोपों को निकलवाकर वापस किसने किया था? महाराजा रणजीत सिंह ने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और उसी के बाद जमान शाह ने लाहौर पर रणजीत सिंह को अधिकार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी और 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार भी कर लिया था और उसको राजधानी घोषित कर दिया गया था। जमान शाह ने राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार भी माना था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जमान शाह के काफ़ी क्लोज थे और जमान शाह ने इनको लाहौर पर अधिकार का भी आदेश दिया था। बाद में इनको राजा की उपाधि दी थी और लाहौर का अपना सूबेदार भी इनको नियुक्त किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। पंजाब की जब हम बात करते हैं, पंजाब के युद्धों की बात करते हैं, तो आपको कुछ जानकारियां और होनी चाहिए। क्या होना चाहिए कि जब पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया उस समय की क्या परिस्थितियां थी उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो आप जानते हैं सबसे पहले वर्ष 1849 ईस्वी जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और इसकी समाप्ति हुई थी। उसके बाद पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कराया गया था और इसके लिए एक 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे सर हेनरी लॉरेंस। इसके बाद यदि हम बात करें इसके सदस्यों में तो इसके सदस्य थे जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेस विले,
मानसेले। और आपको यह भी पता होगा पंजाब पर शासन हेतु लॉर्ड डलहौजी द्वारा गठित की गई ये समिति थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यह आपको याद रखना है कि पंजाब का जब विलय हो गया ब्रिटिश शासन में, तो उसके लिए 3 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया। और ये जो 3 सदस्यीय एक परिषद था, इसी का काम था पंजाब पर शासन करना। और ये जो 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा गठन किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अध्यक्ष थे सर हेनरी लॉरेंस, और 2 सदस्य इनमें सर जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेसविले मानसेले इसके सदस्य थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखने को मिलता है, अभी इसी क्रम में आगे देखने को मिलता है, जब हमने बात किया है महाराजा रणजीत सिंह की, तो महाराजा रणजीत सिंह से संबंधित दूसरी जानकारी यहाँ पे आपको और देखने को मिलती है कि 1805 ईस्वी में भंगी मिसल से अमृतसर इन्होंने छीना था। शाह सूजा का नाम आता है कि रणजीत सिंह को कोहनूर का उपहार जो है शाह सूजा ने दिया था। और इसके बाद आता है विक्टर जाकमा का नाम। इनका कई पुस्तकों में इनकी चर्चा नहीं देखने को मिलती है, इसलिए इनका नाम याद कर लीजिएगा। विक्टर जाकमा एक फ्रांसीसी पर्यटक थे और इन्होंने राजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी, आपको पता होना चाहिए। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किसने की, तो आपको जवाब देना है विक्टर जाकमा ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की, ये आपको पता होना चाहिए। आगे जब आप बढ़ते हैं तो आपका नाम आता है एक फ़कीर अजीजुद्दीन। ये क्या थे? ये रणजीत सिंह के विदेश मंत्री थे। और एक प्रसिद्ध कथन आपको याद आना चाहिए, क्या? ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली है। ये महाराजा रणजीत सिंह का कथन था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ पंजाब की यदि हम बात करें तो इनकी 2 राजधानियां थी। एक थी लाहौर जो कि राजनैतिक राजधानी थी जमान शाह के समय के काल से, और दूसरी थी अमृतसर जो कि धार्मिक राजधानी थी, और दोनों पर इनका अधिकार था, ये आपको पता होना चाहिए। तो पंजाब की 2 राजधानियां थी, एक था लाहौर, एक था अमृतसर। लाहौर राजनैतिक राजधानी थी और अमृतसर धार्मिक राजधानी थी, दोनों पर पंजाब का अधिकार था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है दिलीप सिंह की। जब बात दिलीप सिंह की आती है तो आपको पता होना चाहिए अंतिम सिख शासक आप कह लीजिए वो थे महाराजा दिलीप सिंह। इनका कार्यकाल की यदि हम बात करें तो 1843 से 1849 ईस्वी तक का इनका कार्यकाल रहा है। और धर्म परिवर्तन इन्होंने किया, सिख से बाद में ईसाई हो गए, और इन्होंने रूस की भी यात्रा की थी। इन्होंने पलायन कर लिया था अंग्रेजों के समय में ही भारत से, और ये ब्रिटेन जाकर बस गए थे। और इनका निधन जो है वो अक्टूबर 1893 में पेरिस में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो महाराजा दिलीप सिंह के बारे में फैक्ट पूछे जाते हैं कि पंजाब के किस शासक ने अपना धर्म सिख से ईसाई में परिवर्तित कर लिया, या दूसरे शब्दों में पूछा जाता है कि पंजाब के किस शासक ने भारत से पलायन कर लिया, या तीसरे प्रश्न बन सकता है कि पंजाब के किस शासक की अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई, या पंजाब के किस शासक की जो मृत्यु है वो पेरिस में हुई। तो याद रखना है आपको महाराजा दिलीप सिंह के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने जलियांवाला बाग तो सुना ही होगा, ठीक है। जलियांवाले बाग के साथ साथ एक चिलियावाला युद्ध भी हुआ था। पंजाब में एक चिलियावाला युद्ध भी हुआ था। जलियांवाला तो सब जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, लेकिन यहाँ पे एक चिलियावाला युद्ध भी था जिसकी आरंभ तिथि 13 जनवरी 1849। लॉर्ड गफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था और शेर सिंह ने सिख सेना का नेतृत्व किया था। ये अनिर्णित रहा था, ये आपको पता होना चाहिए। और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं, क्योंकि पंजाब के बारे में हो गया, आंग्ल पंजाब हो गया हमारा। अब हम बात करने वाले हैं मैसूर युद्ध के बारे में, आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में। और आंग्ल मैसूर युद्ध काफ़ी परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं, तो उनसे संबंधित चर्चा भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आंग्ल मैसूर युद्ध की हम बात करने वाले हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है आंग्ल मैसूर युद्ध में कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की यदि हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है 1767 से 1769 में पूछा जाता है। याद रख लेना है, आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में आपको जानकारी, पूरी की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में किसके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। विजेता कौन था? हैदर अली विजेता थे।
तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर कौन था? वेरलेस्ट, ये अंग्रेज गवर्नर थे। युद्ध समाप्ति कब हुई थी? मद्रास की संधि के द्वारा 4 अप्रैल 1769 को युद्ध की समाप्ति हुई थी, आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसमें मद्रास की संधि हुई थी 4 अप्रैल 1769 को, इतनी याद रखने की जरूरत है। इसके बाद बात आता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। किसके बीच? हैदर अली के बीच हुआ था। और आपको बता दें कर्नाटक पर आक्रमण हुआ था इस दौरान, और कर्नल बेली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराकर अकार्ड पर इन्होंने अधिकार किया था। तो यह भी युद्ध कहीं ना कहीं यदि हम बात करें तो पहले चरण में आपको देखने को मिलता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जब हम बात करते हैं तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में दोनों लोग जुड़ते हैं, हैदर अली का भी संबंध आता है और टीपू सुल्तान का भी संबंध आता है। लेकिन इसमें आपको देखने को मिलता है कि सबसे पहले हैदर अली ने जुलाई 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण किया था और कर्नल बेली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराकर इन्होंने अकार्ड के किले पर अपना कब्जा कर लिया था। इसके बाद आपको पता होगा टीपू सुल्तान के बारे में, तो इन्होंने पोल्लीपुर नामक स्थान है जहां पर हेक्टर मुंडो की सेना को इन्होंने परास्त किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद आप पुनः देखोगे इसी में कि 1781 में, क्योंकि ये 4 वर्ष तक युद्ध चला था 80 से 84 तक, तो इसमें कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए थे। 1781 में क्या हुआ? हैदर अली बनाम आयरकूट हुआ। कहाँ कहाँ? पोर्टोनोवा में, पोल्लीपुर में, सोलिंग में, जहां पर आयरकूट से हैदर को हराया। आयरकूट ने जो है यहाँ पे हैदर को हरा दिया और हैदर अली यहाँ पे परास्त हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दिसंबर 1782 ईस्वी में घायल होने के कारण हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, और जब हैदर अली की मृत्यु हुई उसी के बाद पूरा नेतृत्व जो है वो टीपू सुल्तान के हाथ में आ गया। और आपको देखने को मिलता है कि 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई थी, किसके बीच? टीपू और अंग्रेजों के बीच। और यहाँ पे यदि हम देखें तो द्वितीय मैसूर युद्ध का समापन हुआ था। तो जैसे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की जब हम बात करते हैं तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपने देखा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों के बीच हुआ था, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ था। अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुए इस युद्ध में यदि हम बात करें, इसका समापन 1769 में हुआ था। कब हुआ था? इसमें एक संधि हुई थी, उस संधि को जानते हैं हम और आप मद्रास की संधि के नाम से। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई? मैंगलोर की संधि हुई। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जो संधि हुई किनके बीच हुई? अंग्रेजों और टीपू के बीच हुई। प्रथम किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। द्वितीय के समय संधि कब हुई? 1784 में हुई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुई थी। कार्नवालिस मराठा निजाम बनाम टीपू, मतलब कार्नवालिस मराठा और निजाम की तिकड़ी से टीपू का युद्ध हुआ था। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और युद्ध समाप्त हुआ था। टीपू को यहाँ पे अपना आधा राज्य जो है अंग्रेजों को देना पड़ा था और टीपू से 3 करोड़ रुपया भी युद्ध क्षति के रूप में यहाँ पर लिया गया था। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में यदि हम बात करें तो बहुत ज़्यादा हानि जो है मैसूर को हुई थी, बहुत ज़्यादा हानि टीपू सुल्तान को हुई थी। और उसी के बाद आपको देखने को मिलता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते हुए टीपू की मृत्यु हुई थी। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बेलेजली और स्टुअर्ट ने किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब बात हम करते हैं आंग्ल मैसूर युद्धों की, ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्धों की जब बात करते हैं तो चारों तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 3 महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 3 युद्धों की चौथे में तो टीपू की मृत्यु हो गई थी, यहाँ पे कोई समझौता तो हुआ नहीं था, लेकिन प्रथम 3 आपको महत्वपूर्ण है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की यदि हम बात करें, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आप जानते हैं किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों के बीच हुआ था। अंग्रेजों ठीक है, अंग्रेजों के बीच हुआ था और हैदर अली के बीच हुआ था। अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की यदि हम बात करें तो यहाँ पे वर्ष भी पूछा जाता है, तो 1767 से 1769 के बीच हुआ था। कब? 1767 से 1769 के बीच हुआ था। और यदि हम इसमें आगे बात करें कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ 1767 से 1769 के बीच हुआ, तो यहाँ पे मद्रास की संधि हुई थी। कब? 1769 में,
ठीक है, तो यहाँ पे मद्रास की संधि आपको याद रखना है। मद्रास की संधि हुई थी, कब हुई थी? 1769 में। ठीक है, इसके बाद बात आती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जैसे कि आपने देखा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ, इसके प्रथम चरण में, क्योंकि 80 से 84 के बीच हुआ था, तो इसमें प्रथम चरण में आपको देखने को मिलता है कि हैदर अली ने नेतृत्व संभाला था। लेकिन हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने इसका पूरा जिम्मेदारी संभाली थी, पूरा नेतृत्व संभाला था। और आपको देखने को मिलता है कि इसमें मंगलौर की संधि हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। कब हुई थी? मंगलौर की संधि। तो विशेष रूप से इसमें अंग्रेजों, हैदर अली और टीपू सुल्तान, 1784 में मैंगलोर की संधि इसमें हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि के दौरान टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा था, और ये 1792 में ये संधि हुई थी। और इसके बाद चतुर्थ याद रखना है, तो 3 तो आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि तीनों में संधियां हुई हैं, और ये संधियों का क्रम कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से इनको व्यवस्थित क्रम में लगाएं, मतलब इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो आपको वर्ष पता होगा कि कौन सी संधि कब हुई थी, तभी तो आप लगा पाओगे। तो इसलिए जरूरी है कि मद्रास की संधि सबसे पहले, फिर मंगलौर की संधि, और इसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये क्रम आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब टीपू सुल्तान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहीं पे जैकोबिन क्लब की स्थापना की। ये आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी किसने बनाया। यह भी पूछा जा सकता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए श्रीरंगपट्टनम की संधि जो थी वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में हुई थी, जहां पर टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा था। इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो आपको देखने को मिलता है मैसूर विजय की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज द्वारा वेलेस्ली को प्रदत्त उपाधि क्या थी? मार्क्विस थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पुनः अड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया था तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी राज में मिला लिया था। अंग्रेज अक्सर ऐसा करते थे, जब वे किसी राज्य को हथिया लेते थे, किसी राज्य पर इनका कब्जा हो जाता था, तो इसके बाद क्या करते थे कि वहाँ पे स्थानीय लोग जो है विद्रोह ना करें, स्थानीय जो जनता है वो इनके साथ रहे। इसके लिए वो कठपुतली के तौर पर किसी अन्य शासक को, उन्हीं के बीच से किसी अन्य को जो है गद्दी पर बैठा देते थे, जिससे किसी प्रकार का विरोध ना हो। और ऐसा करने में ये अक्सर सफल रहते थे। जो क्षेत्रीय विरोध होता था उसको इसी प्रकार से ये दबाने में अक्सर सफल रहते थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है बात गवर्नर जनरलों की। ठीक है, सबसे पहले गवर्नर जनरलों पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यहाँ पे कुछ वर्ष दिए हुए हैं कि रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां। जैसे पहली नीति थी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति। कब शुरू हुई थी? 1765 से 1813 तक। दूसरी नीति आपको देखने को मिलती है कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष। कब? 1740 से 1765। आगे देखने को मिलता है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 1857। 1858 से देखने को मिलता है अधीनस्थ संघ की नीति, और बराबर के संघ की नीति कब मिली है? 1935 के बाद से। तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्य परीक्षा के लिए है ये। ठीक है, चलिए अब एक एक करके गवर्नर जनरलों के बारे में देखते हैं, क्योंकि गवर्नर जनरलों से संबंधित प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल जो हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले हम चर्चा शुरू कर रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स से। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स से शुरू करके हम आगे बढ़ेंगे, और आज की जो चर्चा है वो हम देखेंगे विद्रोह तक, 1857 की क्रांति तक आज हम देखेंगे। बाकी की जो बची हुई चीज़ें हैं उनको अगली कक्षा में किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स की बात आती है। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में दैत शासन के समाप्ति की घोषणा की थी। तो याद रखना है
बंगाल में दैद शासन की समाप्ति किसके द्वारा की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। इन्होंने राजकीय कोषागार का हस्तांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया था, यह आपको पता होना चाहिए। इनका विचार था कि समस्त भूमि जो है वो शासक की भूमि है, और इनके द्वारा जो राजस्व सुधारों के लिए कार्य किया गया वो परीक्षण और अशुद्धि के लिए राजस्व सुधारों को लागू किया गया। इसके साथ साथ आपको याद रखना है 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी इनको नियुक्त किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। दैद शासन की समाप्ति करने वाला शासक कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। महाभियोग के मुकदमे का सामना किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला हम देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में माना जाता है, बोला जाता है कि कानून की विशिष्टता का जो नियम है वो भारत में लागू कराया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस संहिता इन्होंने प्रस्तुत की थी। शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित सिद्धांत इन्होंने आगे बढ़ाया था, जिसमें कर व्यवस्था, न्याय प्रशासन को अलग कर दिया था। भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा का प्रारंभ भी इनके द्वारा किया गया था। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को हुई थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि गाजीपुर में इनकी कब्र आज भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब इनकी जो मृत्यु हुई थी ये भारत में ही हुई थी और इनको गाजीपुर में दफना दिया था। इनकी जो कब्र है वो गाजीपुर में है, ये आपको पता होना चाहिए। गाजीपुर कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में एक जिला है, ये आपको पता होना चाहिए। वाराणसी मंडल में पड़ता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रमुख सहायक संधि। अब प्रमुख सहायक संधियों में यदि हम बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आता है। लॉर्ड वेलेस्ली ने अवध से किया, पेशवा से किया, भोसले से किया, सिंधिया से, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और हैदराबाद, सबसे इन्होंने जो है सहायक संधि की थी, ये आपको पता होना चाहिए। और जब हमने बात कर लिया लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद अगला नाम आता है लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का जो नाम है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे आइए देखते हैं। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि इनका कार्यकाल 1848 से 1856 तक का था। सबसे पहले इन्होंने अवध का विलय कराया। वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर इन्होंने अवध का विलय कराया। बाद में इन्होंने भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास किया। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया, तो याद आना चाहिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच बिछाई गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें पहली ट्रेन जो है चलाई गई जब बम्बई से ठाणे के बीच। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग की इन्होंने स्थापना किया था और व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत भी इन्होंने विलय कराया था। किसका विलय कराया था? सतारा का विलय 1848 में, जैतपुर संबलपुर का विलय 1849 में, बघाट का विलय 1850 में, उदयपुर का विलय 1852 में, झांसी का विलय 1853 में, नागपुर का विलय 1854 में, करौली का विलय 1855 में। ये सारे के सारे जो हैं यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत नागपुर, सतारा से लेकर नागपुर तक का विलय कराया गया था। हालांकि करौली का जो विलय हुआ 1855 में, ये व्यक्तिगत प्रस्ताव को कोर्ट में पेश किया गया था और वहाँ के कोर्ट के आदेश के बाद इसका विलय हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतना कहने का मतलब है कि करौली का जो विलय था व्यक्तिगत, उसको जब कोर्ट में प्रस्तुत किया गया तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको जो है निरस्त कर दिया था, तो करौली बचा रहा था। करौली के अलावा जैसे क्रम पूछा जाता है कि सबसे पहले किसका विलय हुआ, तो सबसे पहले सतारा का हुआ, सतारा के बाद जैतपुर और संबलपुर, जैतपुर संबल के बाद बघाट। ये कम से कम 4 स्टार्टिंग के पता होना चाहिए। सतारा सबसे पहले और सबसे लास्ट में नागपुर, ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले विलय सतारा का हुआ था व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पे और सबसे लास्ट विलय जो है वो नागपुर का हुआ था व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पे। कई बार इनका क्रम पूछा जाता है और यदि आपने, जैसे मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को यदि आप साथ लेकर बैठे होगे तो निश्चित रूप से आपको जानकारी मिलेगी। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि करौली जो था 1855 में व्यक्तिगत प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया, इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो करौली का विलय नहीं हो पाया था। इसके साथ साथ भारत में विद्युत तार का प्रारंभ करता यदि बात किया जाए,
तो लॉर्ड डलहौजी। और 1852 ईस्वी में इन्होंने, यदि हम देखें तो ओ सैगनेसी को विद्युत तार विभाग का अधीक्षक भी इन्होंने नियुक्त किया था। अवध का भी विलय इन्होंने कराया था, आपको पता होगा। और 1854 ईस्वी में सिलीमैन के स्थान पे आपको देखने को मिलता है जेम्स आउट्रम, इसी के रिपोर्ट को अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए अवध का जो विलय कराया गया था वो किस रिपोर्ट के आधार पर कराया गया था, तो जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय हुआ था। जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट के आधार पर ही अवध का विलय हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होगा 13 फरवरी 1856 को अवध जो है वो अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे का विकास किया, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में तार का विकास किया, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में, यदि हम बात करें तो शिक्षा के लिए भी काफ़ी काम किया। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक की यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि इनका जो कार्यभार है ये 1828 में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? ये 1828 में प्रारंभ हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा, बालिका शिशु वध को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया गया, ठगी का इन्होंने अंत किया और भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति इन्होंने अपनाई। 1833 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इनको नियुक्त किया गया। ठगों के विरुद्ध कार्रवाई इनके द्वारा की गई और कैप्टन स्लीमैन की नियुक्ति भी इसके लिए की गई। 1831 ईस्वी में मैसूर का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करा लिया गया। 1834 ईस्वी में कुर्ग तथा कछार का भी इन्होंने विलय करा लिया। अफीम के बारे में बात आती है कि अफीम के व्यापार को नियमित तथा अनुपत्रित करके केवल बंबई बंदरगाह से ही निर्यात की अनुमति दी गई। और आपको बता दें कि निजाम नसीरुद्दौला के कहने पर हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारी को वापस बुलाया गया। मतलब इनके समय की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि सती प्रथा पर इन्होंने कार्य किया, ठगी का इन्होंने अंत किया, बालिका शिशु वध को इन्होंने समाप्त किया और इनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी नियुक्त किया गया था। यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी पता होना चाहिए कि अफीम का व्यापार इससे पहले, इनके नियुक्ति से पहले भारत के विभिन्न क्षेत्रों से होता था, लेकिन जब इनकी नियुक्ति हुई तो इनके द्वारा क्या कर दिया गया कि अफीम के व्यापार के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पोर्ट से अनुमति दी गई, वो था बंबई बंदरगाह। बाकी अन्य पोर्टों से यह अनुमति वापस ले ली गई। क्यों? जिससे इस पर अच्छे से नियंत्रण किया जा सके और इसके बारे में जानकारी हो सके। इसके बाद बात आती है लॉर्ड कैनिन की, ठीक है। लॉर्ड कैनिन की यदि हम बात करें तो ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिन। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय 1556 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनके द्वारा पारित किया गया था और 1 नवंबर 1858 को महारानी की जब उद्घोषणा हुई तो इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिन द्वारा ही उद्घोषित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति की घोषणा इनके द्वारा की गई थी। भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की भी जो घोषणा थी वो इन्हीं के द्वारा की गई थी, लॉर्ड कैनिन के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो अगला नाम आता है लॉर्ड एलनबरो का। लॉर्ड एलनबरो की यदि हम बात करें, ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इनकी हत्या हुई थी भारत में और एकमात्र ऐसे थे जिनकी हत्या हुई थी। कार्यकाल 1842 से 1844। दास प्रथा का उन्मूलन इन्होंने किया था, याद रखना है। दास प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड एलनबरो द्वारा किया गया था। सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय भी इन्होंने कराया था 1843 में। इसके बाद बात आता है लॉर्ड मेयो का। लॉर्ड मेयो की यदि हम बात करें तो 1869 से 1872 इनका कार्यकाल था। और लॉर्ड मेयो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि लॉर्ड मेयो जो थे, ये प्रथम जनगणना जो थी 1872 में इन्हीं के द्वारा प्रारंभ की गई थी। लॉर्ड मेयो द्वारा 1872 में प्रथम जनगणना प्रारंभ की गई थी। इनकी हत्या अंडमान निकोबार, अभी मैंने लॉर्ड एलनबरो बोल दिया था, तो इनकी हत्या थी, लॉर्ड मेयो की जो हत्या थी वो अंडमान निकोबार में हुई थी। और ये प्रथम वायसराय थे जिनकी हत्या इनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी और इनकी हत्या करने वाले व्यक्ति का नाम था शेर अली अफरीदी। तो ये नाम आपको याद रखना है कि लॉर्ड मेयो की हत्या करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? शेर अली अफरीदी। और लॉर्ड मेयो एकमात्र वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी और इनकी हत्या कहाँ पर हुई थी? अंडमान निकोबार में। और इनको जाना क्यों जाता है? क्योंकि प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई थी।
इसके बाद यदि हम बात करें तो बात आती है विभिन्न भू राजस्व बंदोबस्त की। विभिन्न भू राजस्व बंदोबस्त की जब हम बात करते हैं तो अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी का नाम आता है और एक एक करके हम देखते हैं। जैसे बात आती है अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली, तो सबसे पहले देखने को मिलता है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। यह आपको पता होना चाहिए। 1793 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं अस्थाई बंदोबस्त की, तो इसको भी जाना जाता है इस्तमरारी नाम से, जागीरदारी नाम से इसको जाना जाता है, मालगुजारी नाम से इसको जाना जाता है। इसके जो क्षेत्र थे कौन से, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में ये लागू थी। ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भू क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू थी, आपको पता होना चाहिए। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर, 19% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू थी। और इसमें प्रावधान क्या था, जमींदारों का एक नया वर्ग भूस्वामी घोषित कर दिया गया था। भूमि के लगान का 10/11 हिस्सा जो है ये कंपनी को देना होता था और 1/11 हिस्सा जमींदारों के पास रहता था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की जब बात करते हैं तो इसके जन्मदाता कौन है, तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को इनका जन्मदाता माना जाता है। इनके जो क्षेत्र हैं यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में ये लागू की गई थी। मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्सों, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में ये लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत के 51% हिस्से पर ये लागू की गई थी। मतलब ब्रिटिश भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर लागू भू व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये आपको पता होना चाहिए। रैयत के लिए क्या प्रावधान था, भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार इनको मिला था। कृषक भू स्वामित्व की स्थापना और उच्च लगान दर इस समय देखने को मिलती है। तीसरी व्यवस्था और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी महलवाड़ी पद्धति। महलवाड़ी पद्धति में यदि हम बात करें तो प्रत्येक ग्राम अथवा महल के साथ यह स्थापित था। ठीक है, ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में यह व्यवस्था लागू थी और ब्रिटिश भारत के 30% हिस्से में यह व्यवस्था लागू थी। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पर कौन सी भू व्यवस्था लागू थी, तो आपको जवाब क्या देना है, आपको जवाब देना है रैयतवाड़ी। दूसरे स्थान पे थी महलवाड़ी और तीसरे स्थान पे कौन था, तीसरे स्थान पे था अस्थाई बंदोबस्त। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अस्थाई बंदोबस्त सबसे कम क्षेत्र पे लागू थी, सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर रैयतवाड़ी, उसके बाद महलवाड़ी लागू थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक कौन है, क्या पूछ लिया जाए, आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक कौन है, तो आपको बताना है लॉर्ड रिपन। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए 1861 में प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण किसको नियुक्त किया गया, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे लिखा गोपाल कृष्ण गोखले, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे 1861 ईस्वी में प्रथम पुरातात्विक जो सर्वेक्षण नियुक्त किए गए थे उनका नाम नोट कर लीजिएगा, एलेक्जेंडर कर्निंघम, इनका नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। एलेक्जेंडर कर्निंघम ये पहले व्यक्ति थे जिनको इस पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसके बाद बात आती है आगे कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय में स्थानांतरित की गई, ये आपको पता होना चाहिए। तो लॉर्ड हार्डिंग का भी नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की, तो इसको बनाया था लॉर्ड मेयो ने। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। इसके बाद तृतीय दिल्ली दरबार का परिणाम क्या था, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, तो आपको बताना है कि तृतीय दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को जो है निरस्त किया गया था। इसके बाद यदि हम बात करें तो अर्गिल के सुझाव पे स्थापित जो विभाग था वो था पुरातत्व विभाग, ये आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर इसके बाद प्रमुख सिद्धांतों की बात है, यहाँ पे दिया है चूक का सिद्धांत या हड़प नीति, तो डलहौजी द्वारा ये प्रस्तावित था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल में दोहरा शासन किसने लगाया था, क्लाइव ने लगाया था। सामाजिक सुधार किसने किया सबसे ज़्यादा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम धर्म के बहिर्गमन सिद्धांत के आगे बढ़ेंगे और उसके बाद की जो चर्चा है उसको हम समाप्त करेंगे। तो आज हमने
जिस तरह से विभिन्न यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से लेकर हमने विभिन्न गवर्नर जनरलों के कार्यकाल तक की चर्चा हमने की है, तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और रिवाइज करने के बाद कल इसी के आगे हम बढ़ेंगे और अन्य तथ्यों को भी जानने का, समझने का प्रयास हम करेंगे। तो आज की जो चर्चा है वहीं समाप्त होती है। प्लीज़ रिवीजन करते रहें। नया कुछ पढ़ने से बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन परीक्षा के समय में करें, वो ज़्यादा उपयोगी आपके लिए होता है। धन्यवाद।